हेलो लर्नर्स, मैं नरेश कुमार कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। लर्नर्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब तक हमने जो है दो वीडियोस के थ्रू जो है इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज हम लोग जो है थर्ड वीडियो को जो है शुरू करने वाले हैं। और आपको मैं फिर से बता दूं कि हम लोग जो है इस चैप्टर को शॉर्ट में समरी में पढ़ रहे हैं और डिटेल में हम इस चैप्टर को जो है बाद में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी से रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 1848. As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. कह रहे हैं जो कंजर्वेटिव जो रिजाइम था, यानी कि जो रूढ़िवादी शासन जो था, ठीक है, वो कोशिश कर रहा था कंसोलिडेट करने की अपनी पावर को इकट्ठा करने की, अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था वो। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म कम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएट विद द रिवॉल्यूशन मैनी रिजाइम्स। लेकिन जो लिबरलिज्म था, जो उदारवाद था, जो फ्रीडम होने की जो फीलिंग थी पीपल्स में, और जो राष्ट्रवाद था वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा था जैसे जैसे यूरोप के अलग अलग रीजन्स में रिवॉल्यूशंस हो रहे थे उनके साथ, जैसा कि इटालियन और जर्मन स्टेट्स में हुआ, प्रोविंस ऑफ ऑटोमन एम्पायर में हुआ, आयरलैंड और पोलैंड में हुआ। इनमें जो मूवमेंट्स हो रहे थे उनकी वजह से जो नेशनलिज्म और लिबरलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो लगातार पीपल्स में बढ़ रही थी। When the Francis Metternich once remarked, the rest of the Europe catches cold. मेटरनिक जो है चांसलर कहे जाते हैं ये जो है वहाँ पर, और इनके हिसाब से जो कहा गया है, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तब यूरोप की जो अदर कंट्रीज़ हैं उन सभी को जुकाम हो जाता है। फ्रांसनीज, इसका मतलब ये है कि यानी कि फ्रांस में कुछ भी हो उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट जो है यूरोप के अदर कंट्रीज़ में ही पड़ता है। ये कहते हैं या कह सकते हैं कि यूरोप की जो अदर कंट्रीज़ हैं फ्रांस में होने वाली हर एक घटना, इवेंट को हाथों हाथ उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। इसका मतलब एक्चुअल में ये है, एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट्स अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कह रहे एक इवेंट, एक घटना जिसकी वजह से जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवादी जो फीलिंग है वो लोग के अंदर मोबिलाइज्ड हुई, कुछ करने के लिए लोग जो इकट्ठा होने शुरू हुए राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रवाद की फीलिंग के तहत, ठीक है। खासतौर पर जो पढ़े लिखा जो वर्ग था वहाँ पर यूरोप के अंदर, वो उसके जो मेन घटना थी वो थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस में जो वॉर हुआ इंडिपेंडेंस के लिए, ग्रीक में जो इंडिपेंडेंस वॉर हुआ उसके लिए। ग्रीस हैड बीन द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी से ग्रीस जो है ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमस शासन का जो है एक पार्ट, एक हिस्सा बनकर था। ग्रीक्स लिविंग इन एक्सिल, जो ग्रीक के पीपल थे वो एक तरह से जो हैं देश निकाले की तरह रह रहे थे, जैसे उनको उनके देश से ही निकाल दिया गया है। एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर्स। और इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे यूरोपियंस जिनको सिंपैथी थी पूरा प्राचीन ग्रीक कल्चर से, उनको भी जो है एक तरह से वहाँ से निकाल दिया जाता। तो ये वहाँ पर चल रहा था रिवॉल्यूशन के इसके टाइम पर। फिर एक जो नया कंसेप्ट हमारे पास है वो है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड आया है रोमांटिक, यानी कि प्रेम को दिखाने वाला, प्रेम दर्शाने वाला।
रोमांटिक और इसके में हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें रोमांटिक इमेजिनेशन है, यानी कि दूसरों के लिए प्रेम दिखाने की जो इमेजिनेशन है वो, और नेशनल फीलिंग, राष्ट्र की जो भावना है, अब इस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट केम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशंस। ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रवाद की जो भावना है इसका जो विकास जो हुआ है वो सिर्फ युद्ध की वजह से या अपने क्षेत्रों को बढ़ाने की वजह से ही नहीं हुआ। इसमें बहुत बड़ा जो योगदान है वो कल्चर का भी है, संस्कृति का भी है। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। ये हमें बता रहे हैं कि संस्कृति ने अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है देश की विचारों को क्रिएट करने के लिए, देश की भावनाओं को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। ये कह रहे हैं देश के अंदर जो आर्ट, जो पोएट्री थी और जो स्टोरीज और जो म्यूज़िक थी, उन्होंने जो है काफ़ी हद तक हेल्प की एक्सप्रेस करने में और शेप देने में, आकार देने में नेशनलिस्ट फीलिंग को, राष्ट्रवादी भावनाओं को। यानी कि हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने के लिए, उनको आकार देने के लिए, उनको प्रकट करने के, अभिव्यक्त करने के लिए आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूज़िक ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है और कल्चर का जो है इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, a culture movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiments। अब चलिए रोमांटिज्म की ही बात कर लेते हैं। ये जो है एक तरह से कल्चर मूवमेंट था, अपनी जो संस्कृति है उससे रिलेटेड ये आंदोलन था जिसने काफ़ी हद तक डेवलप किया किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को। प्रकृति के लिए जो हमारा प्रेम है और अपने देश के लिए जो प्रेम है, लोग इसको अपने कल्चर के थ्रू, अपने आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक के थ्रू जो है एक्सप्रेस कर रहे थे और इसने नेशनल सेंटिमेंट्स को इंक्रीज़ करने में, को डेवलप करने में जो है काफ़ी हद तक हेल्प की। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड इंस्टिंक्ट ऑन इमोशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। कह रहे हैं जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जो प्रेम प्रदान करने वाले या प्रेम दिखाने वाले जो कलाकार थे, प्रेम दर्शाने वाले जो कलाकार थे और जो पोएट थे, वो बेसिकली क्रिटिसाइज करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न को। ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न यानी कि कारण की प्रशंसा करना और साइंस की प्रशंसा करना, इस पर। एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑन, और फोकस करते थे इमोशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। मिस्टिकल फीलिंग्स मतलब रहस्यमयी भावनाएं, इनकी तरफ जो है काफ़ी उनका फोकस है। यानी कुल मिलाकर कहें कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे और पोएट थे जनरली क्रिटिसाइज्ड करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न को और साइंस को, और ये फोकस करते थे इन सब के बावजूद इमोशंस पर, भावनाओं पर, इंस्टीट्यूशंस पर, संस्थाओं पर और मिस्टिकल फीलिंग्स पर, रहस्यमयी भावनाओं पर। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर चल रही थी उस समय पर। अदर रोमांटिक्स वर थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस डेट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नोशन। जो अदर रोमांटिक्स जो थे या अदर प्रेम दिखाने वाले या प्रेम दर्शाने वाली या रोमानी चीज़ें जो थी उस समय पर, रोमानी वर्ड भी इसके लिए यूज़ करते हैं, अदर जो रोमानी चीज़ें थी उस समय पर, उनमें फोक सॉन्ग, जो लोकल में जो लोक गीत होते हैं वो, फोक पोएट्री, लोक कविताएं जो होती हैं, और जो फोक डांस, जो लोक नृत्य होते हैं, ये जो हैं ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन को शो करते हैं। ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, सच्ची देश भावना को जो है प्रकट करते हैं ये। तो ये सब चीज़ इसके अंदर हम देख के चल रहे थे। नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। राष्ट्र भावना की जो भावना है उनको लगातार जिंदा रखने के लिए म्यूजिक और लैंग्वेजेस, संगीत और भाषाओं का
बहुत बड़े पैमाने पर उस समय पर इस्तेमाल किया जा रहा था। कैरोल कुरपिंस्की celebrate the national struggles through his operas and music। कैरोल क्रुस्पिंस्की ये एक समाज सुधारक थे और ये भी जो है एक रोमांटिज्म से ही रिलेटेड पर्सन थे। और इन्होंने ये बेसिकली क्या करते थे, सेलिब्रेट करते थे राष्ट्रीय स्ट्रगल को, राष्ट्रीय आंदोलन संघर्ष को, किसके थ्रू, ओपेराज के थ्रू। अब और म्यूजिक, टर्निंग फोक डांसेस लाइक पेलोनेज एंड मजूरका इनटू नेशनल सिंबल। अब जो कैरोल कैरोपिंस्की थे, ये क्या करते थे, राष्ट्रीय संघर्ष को ये सेलिब्रेट करते थे किसके, ओपेरा के थ्रू। ओपेरा क्या होता है, ये एक तरह संगीतमय नाटक होता है। ओपेरा का मतलब संगीतमय नाटक से है और इसमें क्या होता है, संगीत के थ्रू यानी कि नाटक और संगीत दोनों के थ्रू जो है नेशनल फीलिंग्स जो है लोगों के अंदर जगाने की का काम करती थी। और इसमें एक तरह से स्टोरी टेलिंग होती है म्यूज़िक के थ्रू और नाटक के थ्रू। इसके साथ साथ म्यूज़िक, टर्निंग फोक डांसेस जैसे कि पेलोनेज और मजूरका, ये भी जो है नेशनल सिंबल के रूप में वो यूज़ करते थे। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। क्या है, उस समय पर जो भाषाएं थी वो भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी राष्ट्रीय भावनाएं जागृत करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। उस समय पर जो रूस की भाषा, जो रशियन भाषा थी, वो अधिकतर लोगों पर थोपी गई थी। मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड में जो बहुत सारे क्लर्जी ग्रुप के जो मेंबर्स थे वो उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया लैंग्वेज को एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। राष्ट्रीय प्रतिरोध या विरोध के दिखाने के लिए उन्होंने भाषा का ही इस्तेमाल जो है करना शुरू कर दिया रशियंस के लिए। एज ए रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियंस। कह रहे और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर जो प्रीस्ट थे, जो बिशप्स थे, चर्च में जो पादरी लोग थे उन और इसका जो पुजारी लोग थे, इनको जो है बड़े पैमाने पर जेल भेजा गया या वे साइबेरिया भेज दिया गया रशियन अथॉरिटीज़ के द्वारा, जहाँ पर उनको पनिशमेंट दिया जा रहा था क्योंकि उन्होंने रशियन प्रिंस को फॉलो करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, इस वजह से। अब हम अगर देखें आगे हमारे पास है हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। द 1830s वर years of great economic hardship in Europe। क्या 1830 का जो समय था वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप का समय था। हार्डशिप आप समझते हैं, ठोस, कठोर। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population। कहना जो पहली शताब्दी 19th century की जो पहला हाफ था उस समय पर बड़े पैमाने पर अत्यधिक मात्रा में पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ। इन मोस्ट कंट्रीज देर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। कहना अधिकतर कंट्रीज में, अधिकतर देशों में उस समय पर जॉब्स की डिमांड करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे लेकिन एम्प्लॉयमेंट की मात्रा बहुत कम थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम। जो जनसंख्या थी वो ग्रामीण इलाकों से माइग्रेट कर रही थी, यानी कि ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ जा रही थी और वहाँ पर ओवरक्राउडेड एरिया में भी, ओवरक्राउडेड स्लम जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, झुग्गी बस्तियाँ, वहाँ पर रहने को वो लोग मजबूर थे। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। जो लगातार खाने की कमी हो रही थी और बड़े पैमाने पर जो अनएम्प्लॉयमेंट था पॉपुलेशन का पेरिस के अंदर, उसने वहाँ पर लोगों को सड़क पर आने पर मजबूर कर दिया। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल द एडल्ट मेल्स above 21 and granted the right to work।
जो नेशनल असेंबली थी उसने प्रोक्लेम, जो अपने आप को रिपब्लिक कहती थी, अपने आप को जनसंघ कहती थी, गणतंत्र कहती थी, उसने क्या किया, जितने भी अडल्ट मेल जितने भी अडल्ट मेल जिनकी एज 21 से ज़्यादा थी, यानी कि उस कंट्री के अंदर 21 साल से ऊपर के जितने भी मेल थे उन सभी को वोट देने का अधिकार दे दिया। ग्रांटेड सफरेज, सफरेज का मतलब वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार दे दिया। एंड गारंटेड द राइट टू वर्क, और उन्होंने इस बात का जो है विश्वास दिलाया, इस बात का वचन दिया कि वो सभी को जो है अधिकार देंगे, वर्क करने का, काम करने का अधिकार देंगे। अर्लियर इन 1845, 1845 की शुरुआत में वीवर्स इन सिलेसिया had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textile। कह रहे 1845 की शुरुआत में जो वीवर्स थे, जो सिलाई करने वाले जो मजदूर थे, ठीक है, सेल्सिया के अंदर, उन्होंने जो है जो कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार थे, उनके अगेंस्ट रिवोल्ट, संघर्ष शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी, जो कि इनको सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल, एंड उनको और इनको ऑर्डर देते थे कि वो टेक्सटाइल फिनिश्ड करके दें। इनके खिलाफ जो है रिवोल्ट शुरू कर दिया इन वीवर्स ने, सिलाई कढ़ाई करने वाले लोगों ने। ऑन 4 जून एट 2 PM, 4 जून के दोपहर के 2 बजे, अ लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स, मतलब वीवर्स की एक बहुत बड़ी भीड़, इमर्ज फ्रॉम देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल कर आई, एंड मार्च्ड इन पेयर्स अप टू द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर्स डिमांडिंग हाई वेजेस। वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के जो मेंशंस थे उनके घरों की तरफ जो है अपने कदम बढ़ा दिए, और उन पर उनके घर जाकर उनसे डिमांड करनी शुरू कर दी कि भाई हमारी जो मजदूरी है उसको बढ़ाया जाए। द कॉन्ट्रैक्टर्स फ्लेड विद हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज विच हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्स। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो अपनी फैमिली के साथ आस पड़ोस के गांव की तरफ भाग गए, लेकिन उन गांव के लोगों ने उनको शरण नहीं दी, उनको रुकने नहीं दिया। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग रिक्वेशन्ड द आर्मी। वो 24 घंटे बाद वापस, ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे ये 24 घंटे के बाद वापस उस जगह पर लौटे, और इन्होंने आर्मी को बुला लिया, आर्मी को बुलावा दे दिया प्रॉपर्टी यूज़ करने की प्रॉमिस के लिए साथ। इन द एक्सचेंज डेट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट, और इसके बदले में आर्मी के द्वारा 11 वीवर्स को जो है शॉट, यानी कि गोली मार दी गई। यानी इसमें हुआ क्या कि जब वो कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ से वापस आए, जब उनको शरण नहीं मिली आसपास के गाँव में, तो वो वापस आए 24 घंटे के बाद, और उन्होंने आर्मी को बुलावा भेजा इस प्रॉमिस के साथ कि अगर वो उनका साथ देती है तो वो अपनी जो लैंड है, अपनी जो ज़मीनें हैं, उनको यूज़ करने के लिए वो आर्मी को दे सकती हैं। और इसके बदले में जो आर्मी थी उसने लगभग 11 वीवर्स को जो है गोली मार दी। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये निकल कर इसका हुआ। तो आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही देख रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।